नमस्कार। आज आपका पसंदीदा कीनोट कार्यक्रम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के जयपुर स्टूडियो से बाहर निकलकर देवभूमि उत्तराखंड में आ गया है और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बेहद विनम्र, बेहद सरल, शालीन, लेकिन नो नॉनसेंस और अपने कड़े निर्णयों के लिए पूरे देश में विख्यात उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा और उत्साही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। धामी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। धामी साहब, आपके बारे में और उत्तराखंड के विकास के बारे में प्रश्नों की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करें। ये तो सबको मालूम है कि आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम्बल परिवेश से आते हैं, आपके पिताजी फौज में थे, लेकिन आप उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ गए और आपका इरादा शुरू में वहीं सेटल होने का था। तो फिर बाद में ये उत्तराखंड की एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कैसे मन बना? देखिए, मेरी शिक्षा बचपन से कई स्थानों पर हुई। जैसे मैं पिथौरागढ़ जनपद में पैदा हुआ, सीमांत क्षेत्र, आज जो हमारा करनाली छीना है उसके पास डीडीहाट क्षेत्र में पड़ता है। तब डीडीहाट तहसील होती थी हमारी। उसके बाद मैंने 5-6 साल तक, जब मेरी आयु होगी तो उसके बाद मैं खटीमा आ गया था। मैंने खटीमा में पढ़ाई करी कक्षा 7 तक। अच्छा। फिर 3 साल मैंने मध्य प्रदेश सागर में पढ़ाई करी तो मैं पिताजी में था और मैंने 10th तक की पढ़ाई वहाँ करी। उसके बाद फिर से मैं खटीमा आया, फिर उच्च शिक्षा के लिए फिर मैं लखनऊ चला गया और बचपन से ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अनेक सारी जिम्मेदारियां विद्यार्थी परिषद में भी होती रही और करते करते सामाजिक क्षेत्र में, विद्यार्थी संगठन में, छात्रों के बीच में, और फिर उत्तराखंड बन गया उसी दौरान। तो फिर उत्तराखंड में कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड बन गया तो आपको लगा बड़ा कॉम्पैक्ट सा एरिया है, यहाँ अपन एक्टिव पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, उत्तराखंड तो नया बना था और चूंकि मैं पहले से भी छात्र राजनीति में था, मैं युवा मोर्चा में काम करना चाहता था और मैंने अपनी इच्छा अपने संगठन के उच्च अधिकारियों को बताई भी थी सभी को। तो उन्होंने हमको कहा कि भाई जब मौका होगा आप देखेंगे। और मैं फिर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते और मैंने लगातार 7 सालों तक काम किया यहाँ पर। और फिर जैसे जैसे संगठन की योजना होती रही वैसे वैसे हम काम जैसा तो उन्होंने। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी रहे। तो जब 2021 में तीरथ रावत साहब ने जब इस्तीफा दिया था तब आपको मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, तो लोग इस पे थोड़ा आश्चर्य करते हैं कि एकदम क्या प्रतिभा। अब देखिए, तो हमारे संगठन के जो हमारे अधिकारी होते हैं, हमारे सब सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो सब आकलन करते हैं देश काल परिस्थिति के अनुरूप कौन कहाँ पर काम कर सकता है। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई पद की दावेदारी भी नहीं करी थी। और उस समय तो कोई ऐसा समय भी नहीं था उस समय कि किसी को तो अचानक ही मुझे भी उसी दिन पता लगा जिस दिन जो है विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, उसके उसी में पता अनाउंसमेंट होता है। पहले से कुछ ऐसा बताया भी नहीं गया था। मैं समझता हूँ ये हमारे संगठन में ही होता है कि किसी भी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है और उसके लिए कोई लॉबिंग इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इसके लिए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, सबका अपना धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे जिम्मेदारी दी और मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने उसके बाद उसको काम को किया यहाँ पर जैसा उनका मार्गदर्शन रहा। एक और विचित्र बात आपके साथ जुड़ी हुई है कि खटीमा से आप थे 2 बार और वहीं से मुख्यमंत्री बने, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपको जीतने की, ये प्रश्न आपको वैसे बार बार सुनने को आता होगा, तो जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वहाँ आपको हार का सामना। देखिए, अब वो चूँकि जनता का निर्णय था और उस पर क्या उन्होंने जो भी किया होगा उस समय मैं जा भी कम पाया उस समय और कई सारी जो है भ्रांतियाँ भी वहाँ पर क्षेत्र में हुई। और यहाँ एक मिथक भी था कि हर बार सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं होती है, तो वहाँ भी लोगों के मन में था कि भाई पता नहीं सरकार आएगी नहीं आएगी, इस धोखे में भी लोग आ गए।
और जो परिणाम आया हमने उसको सिर माथे से लगाया। मैं अपने पार्टी का, अपने उत्तराखंड राज्य के लोगों का, कि उन्होंने पहली बार मुझे भी पार्टी ने मौका दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि 22 सालों के राज्य स्थापना के बाद पहली बार उत्तराखंड राज्य में एक मिथक टूटा और एक परिपाटी थी यहाँ। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। तो इस बार जब आपने चंपावत में लड़ा तो 55,000 वोटों से आप जीते। हाँ, 55,000 वोट भी थे। कुल 62,000 वोटों में से 55,000 वोटों की माने अंतर था। 55,000 वही मैं कह रहा हूँ, 55,000 से और मुझे वहाँ पर 58,000 वोट मिले थे। और उसमें से कुल मत जो पड़े थे वो 94% मत थे। और वो दोनों ही सीटें चंपावत और खटीमा आपस में एक साथ लगी हुई सीटें हैं। तो चंपावत के लोगों का भी मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे जो थोड़ा सा एक ऐसा लगा था कि हमको जो है थोड़ा ताकत मिलनी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि पार्टी ने फैसला ले लिया था कि मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री की मैंने शपथ भी ले ली थी। तो चंपावत के लोगों ने उस में मुझे ऊर्जा, प्रोत्साहन की सरकार के लिए लोगों का वो प्रोत्साहन दिया। तो मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा, हमेशा। वहाँ के विकास के लिए बहुत सीधे लोग हैं उस क्षेत्र को। वो क्षेत्र हमारा सीमांत क्षेत्र है और वो क्षेत्र आगे बढ़ेगा। अच्छा, अभी बद्रीनाथ के चुनाव में आप लोगों का नहीं हो पाया था, हालांकि वहाँ शुरू में जो कांग्रेस विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और फिर भी वो सीट लूज हो गई थी। उसको देखते हुए ऐसा लगता था इस बार केदारनाथ सीट भी टफ होगी। तो आपको क्या लगता था, वास्तव में चुनौती भरा था या आसान लग रहा था? देखिए, वो बद्रीनाथ का विषय थोड़ा अलग था और बद्रीनाथ सीट पहले से भी कांग्रेस पार्टी की थी। चूँकि वहाँ से हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे और सामान्य चुनाव में भी वो सीट कांग्रेस को चली गई थी। फिर कांग्रेस को चली गई, उसमें नई बात कुछ नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसको बड़ा प्रचारित किया कि हम बद्रीनाथ जीत गए, हम उसके बाद उससे पहले अयोध्या जीत गए, अब केदारनाथ की बारी है। तो मेरे से भी आप जैसे सज्जन लोगों ने पूछा आपका क्या कहना है, तो मैंने कहा कि ये जो बद्रीनाथ, अयोध्या ये जो कह रहे हैं, इस सब पर बड़ा ब्रेक लगेगा और इनका भ्रम यही टूटेगा। और बाबा केदार की कृपा से वो भ्रम टूट गया और बुरी तरह टूटा। और इस चुनाव में तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने कहा सेमीफाइनल मैच है। तो मैंने कहा जिस दिन रिजल्ट आया कि जो सेमीफाइनल में बाहर हो गए फाइनल में कहाँ से आएंगे बताइए। और दूसरा उन्होंने कहा कि पुष्कर धामी सरकार के खिलाफ जो है ये विश्वास मत है। तो जनता ने विश्वास मत भी दिया, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। केदारनाथ के विकास के लिए जो मोदी साहब ने अलग से पैकेज दिया, इतना बजट दिया, इतनी योजना आई, उसका भी काफ़ी सहयोग रहा होगा इसमें। देखिए, ये जीत मोदी जी की जीत है। ये जीत देखिए विकास की जीत है। ये जीत केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड की जनता की जीत है। ये सनातन की जीत है। ये हार क्षेत्रवाद फैलाने वालों की हार है। ये हार जातिवाद फैलाने वालों की हार है। ये झूठ और भ्रम की जो राजनीति कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं, ये हार उनकी हार है। और ये हार ही नहीं है, इनकी महाहार है, क्योंकि इन्होंने झूठ और प्रपंच की पूरी एक पराकाष्ठा से नीचे जाकर जो है निम्नतम स्तर पर राजनीति की है। कभी यात्रा को डाइवर्ट करने की बात करी, कभी इन्होंने केदारनाथ की शिला ले जाने की बात करी, तमाम प्रकार के ऐसे आरोप। और मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और केदारनाथ क्षेत्र की महान जनता को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद ही नहीं, सारी शंकाएं, सारे भ्रम, सारे झूठ, इन सब से जो है पर्दा हटा दिया। तो चलिए, विधानसभा का तो मामला साफ हुआ। अब नगरीय निकायों के चुनाव फिर सामने, दिसंबर के मध्य में कहते हैं नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। तो पहले भी बीजेपी का उसमें अपर हैंड है, तो अब फिर उसके लिए कोई कार्य योजना बना रहे हैं? नहीं, हमारी कार्य योजना पहले से तैयार है। देखिए, कार्य योजना कोई चुनाव के लिए अलग से नहीं बनाते हम लगातार काम करते हैं और एक दिन भी रुके बिना, एक दिन भी कहीं विश्राम किए बिना, एक पल और एक क्षण राज्य की जो तरक्की है, राज्य का विकास है, राज्य के लोगों के लिए जो अच्छा काम हो सकता है, उसके लिए मैं स्वयं भी करता हूँ, पूरी सरकार भी करती है, हमारी पार्टी के लोग भी करते हैं।
इसलिए हमको चुनाव के लिए अलग से तैयार नहीं होना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि जो भी चुनाव आएंगे उस सारे चुनाव में जनता ने, जैसे केदारनाथ में जैसे हमको बागेश्वर में आशीर्वाद दिया, वैसे ही जनता हमको नगर निकाय में भी आशीर्वाद देगी। चलिए, तो आप तो कड़े निर्णयों के लिए, कठोर निर्णयों के लिए प्रसिद्ध होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो यूसीसी एक ऐसा विषय है जो आपसे जुड़ा हुआ है और पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी का कानून विधानसभा में पारित करा लिया। इसको किस तरह की उपलब्धि के रूप में देखते हैं आप? देखिए, यूसीसी ये हमारी पार्टी का देश की आज़ादी के बाद से लेकर लगातार एक जो है संकल्प रहा है कि देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। और भारत के संविधान में जब उसका संविधान बन रहा था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अन्य लोग, उन्होंने भी अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया है कि राज्य अपनी सुविधा के अनुरूप या अपने जब भी उनको इसकी आवश्यकता हो अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। और हमने ये चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम 2022 के आम चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष गए थे। उस समय हमने ये संकल्प रखा था कि हमारी सरकार गठन होते ही हम सबसे पहला निर्णय यूसीसी को राज्य के अंदर लाएंगे और हमने ये वायदा निभाया है। इसको लागू कराने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में समिति बनाई है और 24 अक्टूबर कहते हैं कि इसका अनुपालना पूरी करने का एक कोई टारगेट था, तो अभी हुआ नहीं पूरा काम? नहीं, पूरा हो गया। देखिए, ऐसा है, हमने रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उसने 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों से उनके मंतव्य एकत्र किए थे। उन्होंने ड्राफ्ट बनाकर सरकार को दिया। हमने वो विधेयक के रूप में मंत्रिमंडल में रखा। मंत्रिमंडल के बाद हमने अपने महाधिवक्ता से लेकर विधि विभाग, हमारा अन्य विभाग, सब विभागों ने उस पर चर्चा करने के बाद हम उसको कैबिनेट में लाए। कैबिनेट ने उसको सर्वसम्मति से पास किया। उसके बाद विधानसभा में हम लेकर आए। हमने विधेयक बनाकर विधेयक के रूप में पारित किया। फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजा। राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको जो है उसमें अपनी मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद अब हम उसको लागू करने के लिए एक्ट बनाए। एक्ट भी बन गया है, हमारा नियम बना है। एक्ट नियम बन गया है, वो सारा बन गया है। लेकिन उसके बाद उसकी बड़ी एक ट्रेनिंग होनी होती है। उसमें हजारों लोगों को काम करना होता है। बहुत सारे ऐप बन रहे हैं। घर में बैठ के ही लोग जो है अपने बहुत सारे काम जो दफ्तरों में आज जाकर करते हैं वो उनके घर से ही हो जाएंगे। तो उस प्रक्रिया में समय लग रहा है, बाकी उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उत्तराखंड को अगले साल 25 साल हो जाएंगे, तो आपका जो है रजत जयंती वर्ष होगा, वो शुरू हो जाएगा। तो अभी तक भी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी नहीं बन पाई है। जो देहरादून है ये विंटर कैपिटल है, जो आपका गैरसेन है वो समर कैपिटल है। तो क्या कोई स्थायी राजधानी का भी कोई है? अभी देखिए, हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अभी हम बजट सत्र वहाँ करने जा रहे हैं और मैं राज्य का राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं बिना सत्र के भी अब बहुत सारे काम वहीं से कर रहा हूँ। अच्छा। इस दौरान पिछले इसी नवंबर माह में मैं 13 तारीख को वहाँ मैंने एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था। हमने भूमि कानून जो हम लाने वाले हैं, हाँ जी, उस भूमि कानून की बड़ी बैठक हमारे कई सारे प्रबुद्ध पुराने लोगों के साथ बैठकर, अनुभवी लोगों के साथ हमने वहाँ योजना बनाई। पलायन निवारण आयोग हमारा, उसकी बैठक हमने करी। महिला समूहों के साथ हमने बैठक करी। और उसके बाद अभी फिर 18 तारीख को रात्रि को इसी को फिर मैं वहाँ गया। और उसके बाद उसके बगल का एक लगभग हमारी इस जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उस राजधानी के पास का एक गांव है सारकोट। सार गांव को हमने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में अभी उसका चयन किया है। वहाँ पर प्रत्येक दिन कोई ना कोई गतिविधि हम कर रहे हैं, वहाँ पर सुविधाएं पहुँचा रहे हैं। इसलिए राजधानी के आसपास का क्षेत्र, ये क्षेत्र चल रहा है, काम चल रहा है, काम नहीं रुक रहा है। और राजधानी से हमारा यहाँ से भी चल रहा है, वहाँ से भी चल रहा है। तो चलिए, आज समय की सीमा है और आपने जो उत्तराखंड के 25 वर्ष हो रहे हैं, तो उसके अगले 25 साल के विजन का भी कोई प्लान बनाया है, उसकी भी बात करेंगे फिर आगे कभी। जी बिल्कुल। और इसी तरह से जो पर्यटन के क्षेत्र में और ख़ास तौर पे जो ये तीर्थ यात्रा का जो यहाँ पे इतना बड़ा स्कोप है, उसको भी अलग नए अंदाज में विकसित करने का आपने प्लान बनाया है।
तो हम अपनी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं बहुत कि धन्यवाद आपकी ये सब प्लानिंग्स और ये विज़न ये सब सफल हों और उत्तराखंड भारत के अग्रणी प्रदेशों में अपना नाम बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।